हाय मैं डी एन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाने थे कि सेल यानी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इस वीडियो में हम लोग सेल वॉल के बारे में जानेंगे। तो सेल वॉल जो है कई जीवधारियों के कोशिका का बाहरी मोटा और कड़ा आवरण होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का मुख्य कैरेक्टर है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन कुछ कवक के कोशिकाओं में भी और जीवाणुओं में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो प्लांट सेल के अलावा फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ है सेल में। तो एक प्लांट सेल है, सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है प्लांट सेल का, यानी सबसे बाहरी घेरा होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यानी साइटोप्लाज्म का बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर थिक और रिजिड, मोटा और कड़ा जो है परत पाया जाता है, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो सेल वॉल का निर्माण सेल के सेक्रीशन से होता है, यानी सेल वॉल को बनाने वाले पदार्थों को सेल सेक्रीट करता है, जो लेयर बाय लेयर अरेंज हो जाते हैं और सेल वॉल का निर्माण करते हैं। तो ये समझ गए कि सेल वॉल जो है वो थिक और रिजिड लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, और इसका निर्माण सेल के सेक्रेटरी पदार्थ से होता है। सेल इस सेल वॉल मटेरियल को सेक्रीट करता है, जो बाहर लेयर के रूप में जमा होकर सेल वॉल का निर्माण करते हैं। अब जान लेंगे कि सेल वॉल जो है वो कितने परतों से बना होता है। तो सेल वॉल जो है वो 3 परतों से बना होता है, और इसमें एक परत है मिडल लेमेला, जो 2 सेल्स के बीच में कॉमन लेयर होता है। तो सेल वॉल 3 परतों से बना होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला अगर बाहर से अंदर आए तो एक सेल के लिए सबसे बाहरी परत उसका मिडल लेमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। यानी किसी सेल में सबसे बाहर क्या होगा? मिडल लेमेला होगा, इसके बाहर इसके अंदर की ओर प्राइमरी सेल वॉल होगा, और इससे अंदर की ओर सेकेंडरी सेल वॉल होगा। तो सेल वॉल 3 परतों से बना होता है, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लेमेला 2 सेल के बीच का कॉमन लेयर होता है, 2 सेल के बीच का कॉमन लेयर होता है, और सेल्स को आपस में चिपकाए रखने में मदद करता है, टिश्यू फॉर्मेशन में भाग लेता है, ऊतक के निर्माण में भाग लेता है। तो सेल वॉल का लेयर जान गए। अब जानते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। सेल वॉल जो है किस पदार्थ से बना होता है? तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल का सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक तरह का पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का बहुलक है, जो ग्लूकोज के हजारों अणुओं से मिलकर बना होता है। तो केमिकल कंपोजिशन जान गए कि सेल वॉल मुख्यतः किससे बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है। लेकिन सिर्फ सेलुलोज ही नहीं रहता है, सेलुलोज के अलावा सेल वॉल में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, क्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन, लिग्निन इत्यादि भी हो सकते हैं। अब जान लेंगे कि सेल वॉल जो है का कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये कोशिका को, पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, डेफिनिट शेप देता है। यह थिक और रिजिड होने के कारण जो है प्रोटेक्शन भी देता है, बाहर से जो है या बाहर से आने वाले जो है रोगाणुओं वगैरह से भी कोशिका को बचाता है। तीसरा, अगर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में पानी अंदर प्रवेश करता है तो अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे सेल टर्गिड हो जाता है, तन जाता है। तो सेल वॉल जो है ये जो
टर्गिड हो गया है सेल वॉल, यानी अंदर से जो ऑस्मोटिक या टर्गर प्रेशर है इसको बर्दाश्त करता है और सेल को फटने से बचाता है, बस्ट करने से बचाता है। और इसके अलावे हम लोग जानते हैं कि मिडल लेमेला जो है सेल्स को आपस में जोड़कर टिश्यू फॉर्मेशन में यानी ऊतक के निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा सेल वॉल पर बहुत जगह जो है पैसेज पाए जाते हैं जो दो सेल्स के बीच में जो है पदार्थों के विनिमय में भाग लेता है। यहाँ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी लगा रहता है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये हो गया सेल वॉल के जो है फंक्शन के बारे में जान गए कि सेल वॉल जो है का कार्य क्या क्या है। अब जान लेते हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो अगर प्लांट सेल को हम लोग किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, और किस तरह के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जान लेना होगा, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। और यहीं मैं एनिमल सेल को भी कंपेयर करके बता दूंगा कि सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अगर प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा और एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा। तो जान लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो जान लेते हैं कि सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ चूंकि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को बताना है और उसके परिणाम को, रिजल्ट को बताना है कि सेल में अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, इंडोऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो सेल में क्या अंतर आएगा, प्लांट सेल में क्या अंतर आएगा, एनिमल सेल में क्या अंतर आएगा। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को बताना है, इसलिए यहाँ जो सॉल्यूशन का टाइप है वो 3 तरह का है। कौन कौन सा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स लेस या बिलो, हाइपर मीन्स मोर या ज्यादा, और आइसो मीन्स इक्वल। तो हाइपो ये सब कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, तुलनात्मक वर्ड हैं, अकेले डिफाइन नहीं कर सकते। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी वैसा घोल जो किसी दूसरे घोल के तुलना में पतला हो, यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, पतला है, तो ऐसे घोल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। या सेल से कंपेयर करें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसके तुलना में बाहर का अगर घोल जो है वो पतला है यानी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे घोल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक किसको कहेंगे? अगर सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसके तुलना में बाहर का घोल, जिसमें सेल को अगर डुबा रहे हैं, तो बाहर का घोल जो है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी उसमें पानी की मात्रा कम है। साइटोप्लाज्म में पानी ज्यादा है और बाहर वाले सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम है, यानी बाहर वाला घोल ज्यादा गाढ़ा है, तो ऐसे घोल को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं जिसमें कि सेल के साइटोप्लाज्म में जितना सांद्रता है या जितना पानी की मात्रा है उतना ही बाहर वाले घोल में भी है, तो ऐसे घोल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो समझ गए, ये कंपैरेटिव वर्ड है, यानी सेल के साइटोप्लाज्म की तुलना में बाहर का जो घोल है वो पतला है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक। सेल के साइटोप्लाज्म की तुलना में बाहर का घोल जो है गाढ़ा है यानी पानी की मात्रा कम है, तो हाइपरटोनिक। और सेल के साइटोप्लाज्म की तुलना में बाहर जो घोल है उसका सांद्रता बराबर है यानी पानी की मात्रा दोनों तरफ बराबर है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को इस तीनों प्रकार के घोल में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले बता दें, एक शब्द है ऑस्मोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं परासरण। इसका डिटेल्स जो है अगर आपको जानना है तो मेरा एक दूसरा वीडियो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें मैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, बल्क ट्रांसपोर्ट, सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सब बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, यहाँ सिर्फ ऑस्मोसिस बताना है, इसलिए ऑस्मोसिस को डिफाइन कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस है क्या। ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं। जब जल जो है अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन करता है, अपने आप मूव कर रहा है, अपने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, और इसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो जल जो है का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से उसके कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन करना ऑस्मोसिस या हिंदी में परासरण कहलाता है। यह एक प्रकार का
पैसिव ट्रांसपोर्ट है, निष्क्रिय परिवहन है और इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डाउन द ग्रेडियंट होता है, यानी पानी जिधर ज्यादा था उधर से कम की ओर अपने आप जा रहा है, लेकिन इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑस्मोसिस जब भी होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ही होता है। तो अब जान लेते हैं कि 3 प्रकार का जो घोल हम लोग देखें, इसमें सेल को, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा। एक बात और बता दें कि ऑस्मोसिस 2 तरह का होता है। अगर पानी सेल के अंदर जा रहा है, बाहरी वातावरण से, बाहरी घोल से अंदर जा रहा है सेल के अंदर, तो इंडो ऑस्मोसिस, अंतःपरासरण। और अगर पानी सेल के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। तो देखिए, अब पहला कंडीशन है कि अगर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, कहां डाले, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के तुलना में बाहर का सांद्रता कम है, घोल का सांद्रता कम है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होगा। तो प्लांट सेल में भी प्लांट सेल जो है इसके अंदर भी पानी प्रवेश करेगा इंडो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा अंदर कम है, तो डाउन द ग्रेडियंट पानी जाएगा। पानी का अंदर जाना क्या है, सॉल्वेंट का अंदर जाना क्या है, ऑस्मोसिस है, तो पानी बाहर से सेल के अंदर प्रवेश करेगा। एनिमल सेल में भी पानी बाहर से अंदर प्रवेश करेगा, यानी इंडो ऑस्मोसिस होगा। सेल के अंदर पानी प्रवेश कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। अब देख लेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर सेल को, प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले हैं, तो प्लांट सेल में बाहर रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। अभी हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे, इसीलिए इसको बताएं कि इस प्लांट सेल में बाहर जो है रिजिड और थिक सेल वॉल पाया जाता है। पानी जो है कुछ समय तक अंदर जाएगा और जब सेल टर्गिड हो जाएगा, बिल्कुल तन जाएगा, तो पानी जो है अंदर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी अंदर जाकर जितना प्रेशर वॉल पर लगा रहा था उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। पानी जो है अंदर गया, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का बढ़ गया, और जो प्रेशर दीवार पर लगा रहा था वो टर्गर प्रेशर है, सेल टर्गिड हो गया है, टर्गर प्रेशर लगा रहा है वॉल पर, और उसके अगेंस्ट में वॉल भी उतना ही प्रेशर जो है अंदर के लिक्विड पर लगा रहा है, जिसको वॉल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ टर्गर प्रेशर बाहर की ओर जितना लग रहा है उतना ही वॉल प्रेशर अंदर के मटेरियल पर लग रहा है, लिक्विड पर लग रहा है। इसीलिए सेल जो है के अंदर पानी जाना बंद हो जाएगा, लेकिन सेल बस्ट नहीं करेगा, फटेगा नहीं। तो प्लांट सेल में थिक एंड रिजिड सेल वॉल होने से एक फायदा है कि अगर इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, तो जब तक सेल टर्गिट नहीं हुआ है तब तक पानी अंदर जाएगा, और सेल जब टर्गिट हो जाएगा तो पानी का अंदर जाना बंद हो जाएगा, सेल बस्ट नहीं करेगा। लेकिन यही अगर एनिमल सेल रहता तो क्या होता है, एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, पानी अंदर जा रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, और ऐसे स्थिति में सेल का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा स्वेलअप होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सेल बस्ट भी कर सकता है, यानी सेल फट भी सकता है। तो प्लांट सेल को अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो सेल टर्गिड हो गया लेकिन फटा नहीं। एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो सेल का साइज बढ़ेगा, स्वेलअप होगा, और एक समय आएगा कि सेल फट भी सकता है। अब जान लेते हैं कि अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं कि बाहर सेल को जिस घोल में डालें उस घोल का सांद्रता ज्यादा है, यानी बाहर का मीडियम जो है वो ज्यादा सांद्र है, यानी पानी की मात्रा कम है, यानी साइटोप्लाज्म में उसके तुलना में पानी ज्यादा है, और बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो पहले प्लांट सेल को देख लेते हैं। अगर प्लांट सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा कि एक्सो ऑस्मोसिस होगा, यानी सेल के अंदर से पानी निकलने लगेगा। सेल में अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम है, और ऑस्मोसिस में हम लोग जाते हैं कि पानी जो है जिधर जाता है उधर से कम की ओर जाता है, तो सेल के अंदर से पानी निकलकर बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो सेल के अंदर से पानी निकलकर कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, और पानी के बाहर निकलने के कारण क्या होगा कि सेल के अंदर का सारा मटेरियल जो है श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और कोशिका के केंद्र में चला आएगा, सेंटर में चला आएगा। तो प्लांट सेल से पानी अगर बाहर निकल रहा है, यानी प्लांट सेल में अगर एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है तो प्लांट सेल का सेल वॉल अपने जगह पर ही रह जाएगा,
लेकिन सेल के अंदर का जितना कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित पूरा अंदर का कंटेंट सिकुड़ कर सेल के सेंटर में आ जाएगा। इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, अगर पूछे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो प्लाज्मोलाइसिस एक घटना है। अगर पादप कोशिका को, प्लांट सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसमें एक्सोस्मोसिस होता है, पानी बाहर निकलता है और इसके कारण सेल का सारा कंटेंट सेल वॉल को छोड़कर सेंटर में आकर सिकुड़ कर सेंटर में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है। इसी घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब कंपेयर कर लेंगे एनिमल सेल से। एनिमल सेल को अगर हम लोग जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, तो एनिमल सेल में बाहर तो कोई रिजिड सेल वॉल है नहीं, तो इसीलिए अगर एनिमल सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, यानी पानी जो है सेल से बाहर निकलेगा। और सेल से बाहर निकलेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पतला है, लचीला है, इसलिए पूरा का पूरा सेल ही श्रिंक कर जाएगा। तो सेल श्रिंक कर गया। यहाँ केवल सेल वॉल को छोड़कर बाकी पदार्थ श्रिंक किया था, किसमें, प्लांट सेल में। यहाँ पूरा का पूरा सेल ही श्रिंक कर जाएगा। इस घटना को क्रीनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रीनेशन, CRENATION। तो एक बार देख लेते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन में क्या अंतर है। तो प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल में होता है, क्रीनेशन एनिमल सेल में होता है। प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोस्मोसिस के कारण सेल का सारा वॉल को छोड़कर, सेल वॉल को छोड़कर सारा कंटेंट सिकुड़ कर सेंटर में आ जाता है और यहाँ पूरा का पूरा सेल ही सिकुड़ जाता है। तीसरा अंतर है कि सेल का शेप और साइज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सेल वॉल जहां था वहीं रह गया, इसलिए सेल का शेप और साइज चेंज नहीं हुआ। यहाँ सेल का शेप और साइज चेंज हो गया, यानी सेल का आकार छोटा हो गया। तो ये डिफरेंस हो गया प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन में। तो हम लोग जान लिए कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, क्रीनेशन क्या है, प्लाज्मोलाइसिस कहाँ होता है, क्रीनेशन कहाँ होता है, दोनों में क्या अंतर है। आप जान लेंगे कि अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो आइसो मींस इक्वल, जान ही रहे हैं कि जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है उसके कंसंट्रेशन के बराबर ही बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, यानी दोनों तरफ सॉल्वेंट की मात्रा समान है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो जब प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम लोग किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो जितना पानी अंदर जाता है उतना ही पानी बाहर आता है, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। या कह सकते हैं कि पानी का मूवमेंट हुआ ही नहीं, या कह सकते हैं कि कोई परासरण नहीं हुआ, नो ऑस्मोसिस। यानी अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वहां ऑस्मोसिस नहीं होगा, ना इंडो ऑस्मोसिस होगा, ना एक्सो ऑस्मोसिस होगा, ना ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि जितना पानी अंदर गया उतना ही बाहर आया। या कह सकते हैं कि पानी का मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो हम लोग इस प्रकार देख लिए कि सेल्स को, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को हम लोग हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जान गए। और यहाँ पर जो हम लोग ऑस्मोसिस पढ़े, एक्सो ऑस्मोसिस पढ़े, इंडो ऑस्मोसिस पढ़े, इसके बारे में अगर विशेष रूप से जानना है, डिटेल में जानना है, तो मेरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा वीडियो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें मैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट बताया हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बताया हूँ। ऑस्मोसिस जो है पूरा डिटेल से और डिफ्यूजन भी पूरा डिटेल से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।